जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आर की कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है। उसी के माध्यम से आज हम जो है सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 15 देखेंगे। 14 पेपर जो है अपलोड कर दिए हैं और हमारी सबसे बड़ी जो खासियत है वो जिस पेपर को लोग एक एक घंटे लेते हैं करवाने हैं, हम आपको मात्र 15 से 20 मिनट में पूरी डिटेल व्याख्या के साथ करवा सकते हैं और करवाते भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ है आपके टाइम का वैल्यू। तो यहाँ पर आपका टाइम बिल्कुल भी व्यतीत नहीं होगा। यदि आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो सही जगह पर पहुँचे हैं। तो आइए हम शुरू करेंगे। बाकी इस चैनल के प्लेलिस्ट में सारा जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, कम से कम समय में कैसे आर की तैयारी होगी। तो आइए एक और शानदार पेपर की शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर जो पेपर का लेवल है एग्जैक्ट वही पेपर है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर जो है क्वेश्चन को देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतरीन तैयारी हो चुकी है। देखिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लें, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। कौन सा एक आँख का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। अम्ब का मतलब आम होता है, जबकि दृग, चख, अम्बक, चक्षु, नेत्र, नयन ये सब आँख के पर्यायवाची होते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो देख लीजिए, आराम, निकुंज, उपवन ये सारे के सारे बगीचा के पर्यायवाची हैं। कुछ अन्य पर्यायवाची वाटिका, बाग, उद्यान, फुलवारी। ठीक है, आगे बात करेंगे। अभ्यागत किसका पर्यायवाची है? तो अभ्यागत मतलब जो आता है अतिथि का, ये पर्यायवाची होता है। तो सही आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। आदित्य सुर का होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला दिया गया है निम्न पर्यायवाची में से एक शुद्ध कौन सा है? ठीक है, मतलब सबका पर्यायवाची सेम है। तो आंसर भी यहाँ पर सही होगा। खद्योत, पटबीजना, प्रभाकीट ये सारे जुगनू के पर्यायवाची हैं। पहले वाले में देख लीजिए, रसाल का मतलब रसपूर्ण होता है। तो रसाल आम का भी होता है, रसाल जो है आपका गन्ने का भी होता है। जहाँ से रस मिलता है वो रसाल का होता है। और पैंडी का मतलब होता है सीढ़ी। ठीक है, तो इस तरह से ये देख लीजिए आपके यहाँ पर अलग अलग हो गए। ये मधवानी नहीं होता है, माधवानी शब्द होता है। ये देखिए, उत्स का मतलब झरना, निर्झर का मतलब झरना, लेकिन नागर का मतलब नगर का, तो ये भी समान नहीं हुआ। सुनक का मतलब पिल्ला होता है, सारमे का मतलब कुत्ता होता है और दौगधी का मतलब गाय होता है, तो ये भी अलग अलग हो गया। तो आंसर नंबर बी यहाँ पर आपका होने वाला है। निम्न में से कौन सा जो है कमल का पर्यायवाची है? तो देखिए यहाँ पर पुंडरीक, नीरज और सरसिज सारे के सारे आपके कमल के पर्यायवाची हैं। विभत्सुर विजयी किसका पर्यायवाची है? तो ये अर्जुन का पर्यायवाची है। विभत्सुर विजयी का मतलब होता है जो चारों तरफ जो है विजय का डंका बजाए। ठीक है, अपनी शौर्य से, अपनी शक्ति से, अपने पराक्रम के बल पे, तो उसे अर्जुन कहते हैं। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। अर्जुन का एक पर्यायवाची होता है गुड़ाकेश कहते हैं। गुड़ाकेश दो शब्दों से मिलकर बना है, गुड़ाका धन ईश से। गुड़ाका का मतलब होता है नींद और ईश का मतलब होता है स्वामी, मालिक या विजय प्राप्त करना। तो जो नींद पर विजय प्राप्त कर लिया है उसे गुड़ाकेश कहते हैं और ऐसी क्वालिटी आपको अर्जुन में देखने को मिलती थी। आगे बात करेंगे। निम्न पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक सही है? यहाँ पर देखिए, इसका सही आंसर पहला होगा, अस्म, उपल, प्रस्तर। ये सारे के सारे जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं। जबकि यहाँ पर प्रारब्ध बी में दिया गया है, इसका मतलब भाग्य होता है। सदैव का मतलब हमेशा और नीलप कोई शब्द नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों बी वाला जो है अलग अलग हो गया। सी में देखिए, भृत्य का मतलब सेवक होता है, संबर का मतलब मेघ या बादल होता है, दिवा मतलब दिन होता है। ये सारे भी पर्यायवाची अलग अलग हो गए। आरसी का मतलब दर्पण, विग्रह का मतलब अलग होना और पीयूष मतलब अमृत, ये भी पर्यायवाची अलग हो गए। तो इस तरह से इसका जो उचित आंसर होगा वो पहला होगा। अगला देखिए, मदिनार भाव है अत्रलोचन, ये किसके पर्यायवाची हैं? तो मदन धन अरि को मदनान करते हैं। मदन कामदेव को कहा जाता है और अरि का मतलब होता है दुश्मन। तो जो कामदेव का दुश्मन है उसे मदनारी कहा जाता है। और कामदेव को दुश्मन जो है भगवान शंकर हैं। एक बार भगवान शंकर ध्यान में थे तो कामदेव जाकर उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश कर रहे थे। भगवान का जो है महेश, भगवान शंकर का जो है गुस्से में, क्रोध में उनकी तीसरी आँख खुल जाती है और तीसरी आँखों के खुलने से जो कामदेव होते हैं इनका शरीर जल के भस्म हो जाता है। इसीलिए इनको मदनारी कहते हैं। मदन की मदर के दुश्मन हैं। भव भी कहते हैं। भव का मतलब होता है आशीर्वाद देने वाला और हर का मतलब होता है हरने वाला। त्रिलोचन मतलब जिसके तीन आँख हो। तो ये आपका जो है महेश का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला देखिए, समन, कतांत, यमुना,
यमुना भ्राता किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब जो है यम के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यमुना भ्राता का मतलब भ्राता मतलब बड़े भैया होता है, तो यमुना के कैसे यम भ्राता हो गए? देखिए, जो यमुना का पर्यायवाची देखेंगे तो ये सूर्य के पुत्री के रूप में आती हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं अर्कजा, सूर्य सुता, तो सूर्य की वो पुत्री हैं और यम को सूर्य का पुत्र कहा जाता है। तो चूंकि ये पुत्री और पुत्र हैं तो एक दूसरे से भाई बहन हुए, इसीलिए यमुना भ्राता को यम का जो है क्या कहा जाता है? यमुना का भ्राता यम को कहा जाता है, उनके बड़े भाई। कौन सा एक आश्रम का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका होगा वो जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर जो आयतन है, आयतन का मतलब घर होता है, जबकि अस्तर, अखाड़ा, मठ, विहार, कुटी, संघ ये सारे आश्रम के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर डी होगा। कार्तिक तत्सम नहीं होता है, ये तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा कार्तिक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो वातायन है ये आपका तत्सम है, इसका जो है जंगला हो जाएगा, जिससे वात आए, आयन मतलब आना होता है, जिससे हवाए। उपल का जो होता है ओला हो जाएगा और सकल का जो है छिलका हो जाएगा। अगला देख लीजिए, एक तत्सम शब्द है कौन सा? तो ध्यान से देखें, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। जागरण एक तत्सम है और इसका जो होता है वो जागना होता है। इसका हम एक छोटा सा आपको ट्रिक बताते चलें। यदि किसी भी शब्द के अंत में आपको ड़ दिख रहा है, जो जागरण में ड़ दिख रहा है, अगर अंत में ड़ दिख गया तो 101% वो तत्सम ही होगा और कभी तद्भव नहीं हो सकता है। हाँ, यदि ड़ बीच में आता है तो फिर 99% पॉसिबिलिटी होती है कि तत्सम होगा, लेकिन ड़ यदि अंत में आ गया तो 100% वो तत्सम होगा। तो आंसर यहाँ पर बजरंग का जो है वाजरांग होता है, पाहुना का प्रागुण होता है और दाग का द्राक्षा होता है। और ये 6 से छत्री देखिए ख या छ में बदल जाता है तद्भव में। आगे बात करते हैं, निम्न तद्भव तत्सम में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? विशेष ध्यान दीजिएगा, पहले आपका तद्भव होना चाहिए फिर तत्सम होना चाहिए। तो उपरोक्त का जो है उपर्युक्त हो जाएगा, पराठा का परपट, साली का स्याली। लेकिन जो अहेर दिया गया है ये आपका जो यहाँ पर अहेर दिया गया है, इसका जो है आखाट होगा और अहीर का जो है अभीर होगा। तो ये दोनों जो है आपके तद्भव दे दिए गए थे, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का अलग अलग होगा। कौन सा एक तत्सम शब्द है आपको बताना है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, रीता तत्सम शब्द नहीं है, तो रीता जो है तत्सम शब्द नहीं है, रिक्त जो है आपका तत्सम हो जाएगा। और ऐसे भी होता है जब आपको कोई आधा वर्ण या अक्षर दिखे तो वहाँ पर सामान्यतः जो है तत्सम शब्द ही होता है। अब देख लीजिए, सुघट का जो है सुगढ़ हो जाएगा, लक्ष्य का लाख हो जाएगा। जो 6 से छत्री होता है ये तत्सम होता है, और जब तद्भव में बदलता है तो ख या छ में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सिम्बा का सेम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न तत्सम तद्भव युगों में से कौन सा जो है एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर सही डी होगा। परस जो होता है ये, अच्छा, तत्सम तद्भव युग, पहले तत्सम फिर तद्भव। देखिए, आदित्यवार इतवार को कहते हैं, कच्छप पछुआ को कहते हैं और नव्य जो है नया को कहते हैं। अब यहाँ पर जो परस दिया गया है ये अलग है, परसों का नहीं होता है। परस जो है स्पर्श का होता है और परसों का परसों होता है। तो आंसर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक तद्भव शब्द कौन सा है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर सी होगा, मसान तद्भव है। इसका तत्सम जो है शमशान होता है। तो देख लीजिए, पहले आधा बड़ा का आधा स रहेगा, उसके बाद छोटा वाला स होता है। बाकी यहाँ पर सारे तत्सम हैं। आगे देखिए, प्रत्यभिज्ञान का जो है किसका तत्सम है? तो ये सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ये पहचान का जो है तत्सम है। ठीक है, और परछाई जो होता है वो प्रतीक्षाया का है, पाषाण का पाहन और परिधान का पहनावा। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तत्सम तद्भव देखना है तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। जो खंबा है, खंबा का जो तत्सम होता है वो स्तंभ होता है। ठीक है, जौ का यव, थोड़ा का स्तोक और बेन का वेणु होता है। आगे बात करेंगे, पहला का तत्सम कौन सा होगा? तो पहला का जो तत्सम होता है वो प्रथिल होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रथिल। एकल का तत्सम एकलौता होगा, ठीक है, और हाँ, एकल का एकलौता हो जाएगा, एकल आपका तत्सम है, और ऐक्य का जो है एका हो जाएगा। कौन सा जो है तत्सम शब्द है आपको बताना है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका डी होगा, आदर्श तत्सम है, इसका तद्भव आरसी होता है। अवलोचना का तत्सम आलुंचन, कर्तव्य का तत्सम कर्तव्य और अनूठा का तत्सम अनुत हो जाएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्षमा आपका विशेषण नहीं है, विशेष्य है, इसका विशेषण क्षम्य हो जाएगा। बाकी
पंकिल जो है विशेषण है, इसका विशेष्य पंक होगा। औपन्यासिक का उपन्यास और श्रद्धेय का श्रद्धा हो जाएगा। अगला आपको बताना है कि एक इसमें से गणनावाचक शब्द है। तो देखिए गणनावाचक का मतलब होता है जिसकी गिनती हो। यहाँ पर इसका जो सही आंसर पहला हो जाएगा 30 चारपाई। ये गणनावाचक जो है विशेषण आपका होगा। बाकी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येकवाचक, तृतीय तल क्रमवाचक और कम भार अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। निम्न विशेषण विशेष्य युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहले विशेषण फिर विशेष्य होना चाहिए, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो है पहले शाक्त विशेषण है तो शक्ति विशेष्य हो गया, मानव विशेषण है, ठीक है। मनु जो होता है हो जाएगा, मनु से मानव बनाया, ध्यान दीजिएगा। मनु से मानव और दनु से दानव, ये मानव दानव को विशेष ध्यान दीजिएगा, ये विशेषण में गिने जाते हैं। प्राच्य जो है प्राची का एक शब्द और आपको इंपॉर्टेंट बता दें, इस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो रामलला भी आपका एक विशेषण है, ठीक है, ठीक है। प्राच्य जो है प्राची का, लेकिन ये जो तृप्ति लिखा गया है तो यहाँ पर जो पहला वाला तृप्ति है ना, ये विशेष्य है और तृप्त जो है आपका विशेषण है। आगे देखिए निम्न वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक जो है विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो देखिए जब किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम आए और वो सर्वनाम उसी संज्ञा के लिए आए, लेकिन संज्ञा के पहले आने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक और निजवाचक नहीं होना चाहिए, तो वह होता है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर सी में देखिए यह आदमी ईमानदार है, तो यह जो यहाँ पर आया है आदमी के पहले आया है और यह आदमी के लिए ही आया है और किसी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। लोभ का जो है सही विशेषण क्या होगा? लोभ का सही विशेषण जो है यहाँ पर आपका लुब्ध भी होता है और लब्ध भी होता है, ठीक है। सही विशेषण आपका ए और सी यहाँ पर दोनों हो जाएगा, लुब्ध और लब्ध, ठीक है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक विशेष शब्द है आपको बताना है? तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका विशेषण उचित होगा। पे आपका जो है विशेषण है, इसका पान हो जाएगा। अनुरक्त का अनुराग और मुखर का मुख हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा विशेषण युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? मतलब पहले विशेषण फिर विशेष्य होना चाहिए, तो सी आपका हो जाएगा। यहाँ पर चर्चा का जो है चक्रित नहीं, ठीक है, ये देखिए चर्चित लिख दिए, चर्चित होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका जो है पहला ये सभा का सभ्य हो जाएगा, मूल का मौलिक हो जाएगा, ठीक है, और ग्रास का ग्रस्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला यहाँ पर दिया गया है कौन सा विशेषण विशेष्य की दृष्टि से जो है यहाँ पर एक अशुद्ध युग्म में है? तो सही आंसर आपका डी होगा। देखिए यहाँ पर धैर्य का धृष्टता नहीं होता है, धैर्य का जो है धीर विशेषण होता है, धृष्टता का धृष्ट होता है। बाकी अनीति का अनैतिक, दूसरा का दूषित, दाह का दग्ध होता है, ठीक है, दग्ध मतलब जलाया हुआ। अगला देखिए निषिद्ध शब्द किसका विशेषण है? तो निषिद्ध जो शब्द है ये निषेध का विशेषण है, निषेध आपका विशेष्य हो जाएगा। बाकी निष्कासन का जो है निष्कासित हो जाएगा, निश्चय का निश्चित हो जाएगा और निंदा का निंदनीय हो जाएगा। एक विशेषण शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर फलित एक विशेषण है, ये जो है फल का हो जाएगा। बाकी ग्राम जो है विशेष्य है, इसका ग्राम्य विशेषण होगा। आनंद का विशेषण आनंदित और तंद्रा का मतलब तंद्रिल हो जाएगा और तंद्रा का मतलब होता है हल्की नींद लेना, उबासी लेना, जम्हाई लेना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पर दिया गया है निम्न विलोम युग्मों में से कौन सा एक जो है त्रुटिपूर्ण है? तो आंसर आपका सी होगा। महात्मा का साधुत्मा नहीं होता है, महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है, जबकि आग्रह का अनाग्रह, ध्वंस का निर्माण और सविकार का निर्विकार होगा। अगला यहाँ पर देखिए कौन सा एक विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है आपको बताना है, तो सही आंसर सी होगा। प्रतिपत्ति का जो होता है ये निष्पत्ति होता है, ना कि विपत्ति होता है। सृजन का विनाश, यथार्थ का कल्पित, यथार्थ मीन्स वास्तव में होता है, कल्पित मीन्स होता है कल्पना करना। हास का रुदन होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। विरक्ति का विलोम क्या होगा? तो विरक्ति का आपका जो विलोम होगा वो अनुरक्ति होगा। रिक्त का मतलब होता है उत्तराधिकार में प्राप्त धन या संपत्ति। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे। दो यहाँ पर कूट दिया गया है, आपको मिलाना है, तो देख लीजिए। अनंत का विलोम जो होगा वो ससीम होगा, ठीक है, असीम का भी होता है और अनंत का भी होता है। नराधम का मतलब नीच व्यक्ति होता है, इसका नरपुंगा होगा, श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं। नाथ का जो है सनाथ होता है, ठीक है, और प्रखर का जो है यहाँ पर मंद हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर जो दिया गया है निम्न पर आपको विचार करना है, शब्द है विलोम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अच्छा इसमें दिया गया है मिलाने के लिए, ठीक है, पहले देख लेते हैं। गणतंत्र का विलोम जो है राजतंत्र होता है, बिल्कुल सही है। जंगम का विलोम अस्थावर होता है और उत्तम का विलोम अधम होता है, ठीक है। जंगम का मतलब होता है जो चलायमान हो, ठीक है, और अस्थावर का मतलब जो स्थिर हो।
आगे बात करते हैं, तो तीनों का तीनों यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो बी हो जाएगा। समवेत का विलोम असमवेत होता है, ये बिल्कुल सही है। समवेत का मतलब होता है एकत्र, संचित, इकट्ठा, ये समवेत का अर्थ होता है। जबकि प्रगल्भ का जो विलोम होता है वो गल्भ नहीं होता है, अप्रगल्भ होता है। निषिद्ध का विहित होता है, शीत नहीं होता है। और अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है, चतुर्मुखी नहीं होता है। अगले की बात करेंगे, कौन सा जो है एक सही सुमेलित है विलोम युग में? सही आंसर डी होगा। तारुणी का जो है वार्धक्य होता है। तारुणी का मतलब होता है तरुणता या युवावस्था कहते हैं, जवानी कहते हैं। और वार्धक्य का मतलब बुढ़ापा होता है। जबकि अक्षर का जो है आपका क्षर होता है, साक्षर नहीं होता है। साक्षर तो सेम हो जाएगा। अल्प और लघु सेम होता है, अल्प का अधिक या बहुत होगा। त्याज्य या अग्राह्य सेम होता है, त्याज्य का ग्राह्य हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये विलोम होंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला यहाँ दिया गया कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। दुष्कर का पुष्कर नहीं होता है, दुष्कर का विलोम सुकर होता है। जबकि अभिमुख का प्रतिमुख, आद्य का अंत्य और कृत का अकृत होगा। अगला यहाँ पर दिया गया नेपथ्य का जो है सही विलोम क्या होता है? तो नेपथ्य का यहाँ पर जो सही विलोम होगा वो हो जाएगा सम्मुख। नेपथ्य का मतलब होता है कि पर्दे के पीछे। ठीक है, तो इसका सम्मुख हो जाएगा। सम्मुख का विलोम विमुख भी होता है। ठीक है, बाकी सुपथ्य अपथ्य नहीं होगा। पाश्चात्य का सही जो विलोम होगा वो आपका यहाँ पर पौर्वात्य और पौरस्त्य दोनों होता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और सी। जबकि प्राच्य का विलोम पाश्चात्य। ठीक है, अच्छा वही सेम चीज़ लिखा गया है। ठीक है, लेकिन पाश्चात्य का प्राथमिकता प्राच्य पे नहीं देंगे, पहले इन दोनों पे देंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगला यहाँ पर दिया है निम्न शब्दों में से किस एक की वर्तनी आपकी जो है अशुद्ध है? तो सही आंसर आपका डी होगा। अंतर्गत में जो आधार लगता है वो त पे नहीं लगता है, वो ग पे लगता है। और आधार जिसके ऊपर लगता है उसका उच्चारण उसके पहले किया जाता है। बाकी सारा सही है। फिर से बताना है निम्न में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? ये पूछा जा रहा है, समाधान नहीं, निराकरण कहेंगे। ठीक है, समस्या का समाधान होता है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर निराकरण को प्राथमिकता देंगे क्योंकि पूछा जा रहा है। बाकी कल से अखबार के छपने की व्यवस्था कर दें। महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, दही में क्या पड़ा है? सब सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्न शब्दों में से किस एक की वर्तनी जो है आपका शुद्ध है? तो सही आंसर डी हो जाएगा। अभिशप्त जो है शुद्ध है। बाकी नक्षत्र देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं। पक्षीगण में जब केवल पक्षी लिखेंगे तब जो है छ पे बड़ी की मात्रा होती है, लेकिन जब उसके साथ कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो फिर मात्रा वो छोटी हो जाती है। सदोपदेश नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, सदोपदेश होता है। शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो सही आंसर डी होगा, तुम मुस्कुरा दिए। बाकी पुस्तक को लाओ नहीं होता है। को जो कारक होता है उसका प्रयोग हम सजीव के लिए करते हैं, ना कि निर्जीव के लिए करते हैं। ठीक है, तो पुस्तक को लाओ नहीं होगा, यहाँ पर होगा पुस्तकें लाओ, बस इतना होगा। पुस्तक को नहीं, पुस्तकें होगा। उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, चित्र में नहीं, चित्र पर गड़ी है। और अपने लड़के नेक बनाओ, अपने लड़कों को नेक बनाओ, इस तरह से वाक्य सही होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। किस एक की वर्तनी जो है शुद्ध है? तो सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। प्रज्वलित की वर्तनी बिल्कुल सही लिखी गई। रचयिता देख लीजिए, ऐसे लिखते हैं। अंत्याक्षरी ऐसे लिखते हैं, गृहिणी ऐसे लिखते हैं। एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करें। अशुद्ध वाक्य का आपको यहाँ पर चयन करना है, तो देख लीजिए। अशुद्ध वाक्य पहला ही है, प्रायः और सभी दोनों ऐसा नहीं होगा। सभी को हटाएंगे, हम कहेंगे प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं, या तो ये वाक्य बनेगा, या तो यदि प्रायः को हटाएंगे तो ऐसे कहेंगे सभी ऐसा सोचते हैं, तो सभी के साथ लोक लगाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मेरा आपसे आपका घनिष्ठ संबंध है, ये सही है। इस वस्तु का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ये भी सही है। और युद्ध हो रहा है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सा एक जो है अशुद्ध है? तो देख लीजिए। पहला यहाँ आंसर होगा, शीला को परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा है। तो शीला को नहीं, शीला की परीक्षा में। ठीक है, शीला स्त्रीलिंग है, की परीक्षा में सम्मिलित होने की इच्छा है। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। अभंग एक मराठी छंद है और वहाँ भारी भीड़ लगी है, ये बिल्कुल सही है। एक अशुद्ध वर्तनी शब्द है, आपको उसका चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा। देख लीजिए, अभ्यंतरिक नहीं होता, आभ्यंतरिक ऐसे लिखा जाता है। आनुषंगिक का मतलब होता है खुद से घटित होने वाला या स्वयं से घटित होने वाला। बाकी आध्यात्मिक अधीन इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला, निम्न वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर इसका डी होगा। इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। आपका और भौदी जो लिखा गया है, या तो आपका होगा या तो भौदी, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों साथ कभी नहीं आएंगे। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ है, भागना नहीं होता, भागना जब कोई पीछा करता है तब होता है। दौड़ता हुआ है। गीता को सब हिंदू मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को कारक लगाना है।
निम्न अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? सही आंसर डी होगा। संवाद ऐसे नहीं लिखते हैं, नोट कर लीजिए। म यहाँ नहीं आता है, हमेशा अंग की मात्रा आता है। बाकी स्वावलंबन, पैतृक और दृक जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो गीता रूपक शब्द हेतु उपयुक्त जो है वाक्यांश कौन सा होगा? सही आंसर पहला होगा। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे गीत रूपक कहा जाता है। कलप शब्द प्रयोग किसके लिए होता है? तो कलप जो है इसका मतलब होता है हाथी के बच्चे के लिए प्रयोग किया जाता है कलप। ठीक है। नाती लघु शब्द का जो है उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो इसको कहते हैं जो बहुत छोटा नहीं है उसे नाती लघु कहते हैं। ठीक। नदियों से सींचा जाने वाला जो प्रदेश होता है उसे नदी मातृक कहा जाता है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। ये अनेक शब्दों के एक शब्द है, आपको रटना है। खलवाट जो होता है, खलवाट का मतलब होता है जिसके सिर पर बाल न हो, गंजा कहते हैं। ठीक है। जो भवन गिर गया हो उसे खंडहर कहते हैं। कष्ट सहकर होने वाला कार्य को दुष्कर कहते हैं। और शिला पर खुदा लेख जो है शिलालेख कहते हैं। और ये शब्द आपको इतिहास में मिलता है, प्राचीन इतिहास में। जो दूसरे का श्री सौभाग्य देकर दुखी होता है उसके लिए उपयुक्त जो शब्द है उसको कहते हैं पर सीताकार। परुषित पतिका का मतलब होता है पति के परदेश चले जाने पर दुखी नायिका। पिंडज का मतलब होता है जो शरीर के रूप में जन्म ले, उत्पन्न हो। और प्रतिकृत का मतलब होता है प्रतिमा। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं उसको क्या कहते हैं? उसको आप्तकाम कहते हैं। तो सही आंसर आपका जो होगा यहाँ पर सी बनेगा। सिरमौर का मतलब होता है सिर धन मौर, सिर पर जो मौर है मुकुट या सिर ताज कहते हैं। आपाद मस्तक का मतलब होता है पैर से लेकर सर तक। और अद्य प्रसूत का मतलब एक ऐसी नायिका प्रसूता जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। आत्माभिमत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा अपने मत को मानने वाला। मत के अनुसार चलने वाले को मतानुयायी कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी। और अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य होता है। ठीक है। जिस रास्ते पर जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है दुर्गम कहते हैं, कठिन रास्ते। अगम का मतलब होता है न चलने वाला। क्लिष्ट का मतलब होता है कष्ट में पड़ा हुआ। और दुर्बोध का मतलब जिसका बोध बड़ी कठिनाई से हो। भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों का जानने वाले को हम कहते हैं त्रिकालज्ञ। बहुज्ञ का मतलब होता है बहुत जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। और ज्ञानी का मतलब विद्वान होता है। तो इस प्रकार से फिर से ये 60 प्रश्नों की सीरीज कम हो गई है। और आप देखिए कि मात्र 20 मिनट के अंदर अंदर हमने इन प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया। तो आप इसका जो है पीडीएफ निकालें। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। बाकी यहाँ पर हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। बहुत बेहतरीन तैयारी बहुत कम समय में हमने करवाई है। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें और साथ ही कमेंट जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।